इससे पहले हम लोग ग्राफी विधि पे चर्चा किए थे। ग्राफ से हमने समीकरणों को हल करना सीखा। तो ग्राफी विधि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा पड़ जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीजगणितीय विधि में हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजगुणन विधि और परावर्त विधि, 4 विधि हैं, जिनमें से हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि पढ़ेंगे। आज हम प्रतिस्थापन विधि लेते हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसकी क्रिया विधि क्या है उसको भी समझ लिए, और साथ ही साथ पहला प्रश्न जो है उसको भी आप समझ लिए कि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है सवालों को। तो यहाँ पर दिया है कि x धन y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें से हम इसको एक समीकरण मान ले, इसको दूसरा नंबर का समीकरण मान लें। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या मतलब है कि यहाँ पर 2 चर राशि दी हुई है और दोनों चर राशि में से किसी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में निकाल लेते हैं, फिर उसको हम दूसरे में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ 2 समीकरण जो दिया है उसमें से हम कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 ले ले, चाहे समीकरण नंबर 2 ले ले। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें दोनों में 2-2 चर दिया हुआ है, तब हम या तो x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। अब देखो सवाल को किस प्रकार से लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, ये y को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 4 धन y आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान y के पदों में आ गया, x का मान y के पदों में आया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, अब यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम x के जगह पर, इस x के जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। तो यहाँ x का मान कितना है, 4 धन y, तो यहाँ पर हम 4 धन y लिखेंगे, 4 धन y धन ये y तो है ही है अपनी जगह पर बराबर 14। अब इस 4 को इधर पक्षांतर कर दें और y और y को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 10 आ गया। अब 2 को पक्षांतर करके काट देंगे तो आ जाएगा 10/2, तो y बराबर आ गया 5। अब y का मान निकल गया। अब आपको x का मान निकालना है, तो इस y के मान को चाहे आप 1 में रख दो, चाहे 2 में और चाहे 3 में, किसी में भी रख दोगे x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण नंबर 3 पे रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 4 धन y, तो x बराबर 4 धन y का मान आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, तो x बराबर 9। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान 9 आया और y का मान 5 आया, ठीक है। इसको हम एक तरह से और भी लिखते हैं, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति है, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था कि जब भी ऐसा मान आए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है, तो इसे आप कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो चर है वो s और t में दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। x, y, s, t, p, q, u, w, u भी कुछ भी दे सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको x और y मान के ही चलना है, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण तो सीधा सीधा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु घबराहट कब होती है, जब हमारे पास बटे वाला आ जाता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसको हम लोग पहले सरल कर लेते हैं, तो इसको सरल करने के बाद प्रश्न को हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 2 दिया है, इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6। अब 2 का गुणा इधर होगा तो 2s धन 3 का गुणा इधर होगा तो 3t
बराबर 6 आ जाएगा। अब इस 6 को पक्षांतर कर देंगे तो 2s धन 3t बराबर 6 छक्के 36। इसको आप 3 नंबर का समीकरण मान लीजिए और इस समीकरण को भूल जाइए, क्योंकि ये समीकरण जो है वो बदलकर ये हो गया। तो हम लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 लेंगे, और 1 और 3 लेंगे तो ठीक उसी प्रकार का सवाल बन जाएगा जो पहला सवाल मैंने अभी आपको बताया, ठीक उसी तरह बन जाएगा और उसी तरह हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 में s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, तो s बराबर माइनस टी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस टी हो जाएगा, तो 3 धन टी बच जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लें। ठीक है, समीकरण को आप कितना भी 5, 6 जितनी ज़रूरत है उतना मान सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अब जो ये s का मान आया है इसको हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है, और इसको हम लिखेंगे कि s का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब s का मान रख दो, तो s का मान मतलब यहाँ पर रखा जाएगा, तो 2 अपनी जगह पर है तो 2, और s का मान क्या है 3 धन t, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 धन t धन 3t बराबर 36। ठीक है, अब क्या करना है, हमको गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप ध्यान में दीजिए कि जैसे ही हम s का मान रख देते हैं तो ये पूरी जो समीकरण बनती है वो एक चर वाली रैखिक समीकरण बन जाती है, और एक चर वाली रैखिक समीकरण बनने से चर का मान निकालना आसान हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने s का मान रख दिया, तो s का मान रखने से जो ये समीकरण हमारा बना है, ये जो समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें देख लीजिए केवल एक ही चर राशि है t, और जब एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता है तो उसमें से चर राशि का मान निकालना आसान हो जाता है। ठीक है ना, अब गुणा कर दिए तो 2 तिया 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। अब ये 2t और 3t मिलकर बन जाएंगे 5t बराबर, ये 36 चला जाएगा उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 तो 5t बराबर 30। तो t का मान कितना आ जाएगा, तो 30/5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब 5 से 30 को काट दो तो ये 6 बार जाएगा, तो t बराबर आ गया 6। तो t का मान आसानी से निकल गया। अब इस मान को आप समीकरण नंबर 4 में रख दें। ठीक है, तो t का मान समीकरण नंबर 4 में, अब t का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, और समीकरण 4 क्या है, s बराबर 3 धन t। ठीक है, तो s बराबर 3 धन t का मान कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ 6 रख देंगे तो s का मान आ जाएगा 9। तो s का मान आ गया 9 और t का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाएगा। देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू किस प्रकार से आई। तो आप भी इसको बड़े ध्यान से लगाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार बोल चुका हूँ। आप स्वयं समझदार हैं कि आपको ये लिखना है या नहीं। अब तीसरा सवाल लेते हैं कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। जनरली ये प्रश्न जब आपको स्कूल में बताया जाता है तो पहले इसे बोल दिया जाता है कि इस प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हल नहीं होगा क्योंकि ये समपाती रेखा है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये हल क्यों नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि समांतर रेखा और समपाती रेखा दोनों को हम बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर सकते। ग्राफी विधि से तो हल किया जा सकता है, परंतु बीजगणितीय विधि से हल नहीं किया जा सकता। तो इसमें देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखो a1/a2 मतलब 3/9, 3/9 बराबर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर -1/-3 तो ये भी आ जाएगा 1/3, और c1/c2 कितना हो जाएगा 3/9 तो ये भी आ जाएगा 1/3। तो ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर क्या है कि अनुपात बराबर है। तो अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या है
कि ये रेखाएं संपाती रेखा है, कॉन्सिडेंट लाइन, और कॉन्सिडेंट लाइन को आप बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा कि हम इसको हल करके देखते हैं कि हम इसको क्यों नहीं हल कर सकते। चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, जैसा नियम बताया था। समीकरण नंबर 1 से बिल्कुल उसी नियम का पालन करना है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि माइनस वाई को यहाँ पक्षांतर कर दें तो 3x बराबर 3 धन वाई। अब यहाँ से 3 को पक्षांतर कर दे तो x बराबर 3 धन वाई बटे 3, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। मैं बिल्कुल उसी मेथड से बता रहा हूँ जो कि अभी हमने पहला और दूसरा बनाया है, ताकि आपको पता चले कि सवाल कहाँ पर हल नहीं होगा। अब x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तब यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक। तो 9, अब x का मान कितना है यहाँ से देख के लिख लीजिए, तो ये है 3 धन y बटे 3, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ से काटे 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब इसे गुणा कर दिए 3 तिया 9 धन 3 एक कम 3 y माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर आप देखो कि ये 3y से 3y कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर 9 आ गया। तो 9 बराबर 9 आ गया, ये तो ठीक है, परंतु जरा आप सोच के देखिए कि यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है, x या फिर y का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो y आया है वो शून्य हो गया, तो y शून्य हो गया मतलब y है ही नहीं। जब y ही नहीं है तो मान किसका निकलेगा, तो यह मान तो नहीं निकला, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना आप कि जिनका मान हमको निकालना है वही शून्य हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको बीजगणितीय विधि से हल नहीं कर सकते। जब भी आप सवाल को लगाएंगे, यदि आपने नहीं समझा कि ये संपाती रेखा है या समानांतर रेखा है, तब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि x और y दोनों गायब हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तो यहाँ पर जो चर राशि दिया है वही शून्य हो जाएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है आपने कुछ गलती किया, परंतु आपने गलती नहीं किया, सवाल ही कुछ इस प्रकार से था जिसको आपने पहले से चेक नहीं किया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस सवाल को हम बीजगणितीय विधि से क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि दिया गया है वो चर राशि क्या बन जा रहा है, शून्य बन जा रहा है। शून्य बन जाने से वो चर राशि का मान नहीं निकल पा रहा है। क्लियर, मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी।